नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो कल की क्लास में जियोमॉर्फोलॉजी वाला सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था और आज से एक नया सेगमेंट शुरू करना है, जलवायु विज्ञान का सेगमेंट, हम कह सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो शुरू करते हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान में हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। तो यहां पर बेसिक से टॉपिक डिस्कस करने हैं और जो बेसिक टॉपिक हैं, इन बेसिक टॉपिक में है वायुमंडल, मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु। वायुमंडल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट, इसके बाद मौसम और जलवायु का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बात करना है। फिर तापमान के बारे में, तापमान से जुड़ी हुई बातें, तापमान क्या है, तापमान से जुड़ा हुआ सेगमेंट जैसे ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, रेडिएशन, एडवेक्शन, है ना, कन्वेक्शन, इनके बारे में बातें यहां पर करनी है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जो थर्मल कटिबंध है, इनकी चर्चा करनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बात करनी है और इसी स्थान पर हमें डिस्कस करना है इंसोलेशन को। तो यहां पर दो तीन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इंसोलेशन, इंसोलेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एल्बिडो वगैरह के कॉन्सेप्ट, इनसे जुड़े हुए जो एल्बिडो के कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। देन एक सेगमेंट है वायुदाब, या हम कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब के बाद वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता के बाद हम कह सकते हैं वर्षण की प्रक्रिया, वर्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन और विभिन्न रूप। और लास्ट में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है जलवायु प्रदेश का टॉपिक, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस फॉर्मेट में हमें आगे बढ़ना होगा, इस फॉर्मेट में हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं, वायुमंडल के बारे में बातें करना प्रारंभ करते हैं। चलिए, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल अथवा एटमॉस्फेयर। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को ही कहा जाता है वायुमंडल। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं वायु मंडल। दो शब्दों से मिलकर के बना है, आप देख सकते हैं, एक शब्द है वायु और दूसरा है मंडल। अगर आपसे पूछा जाए कि वायु क्या है, तो आप कह सकते हैं वायु है गैसों का समांगीय मिश्रण। क्या है वायु? तो हम कह सकते हैं वायु के लिए कि वायु है गैसों का समांगी
मिश्रण है, गैसों का समांगी मिश्रण है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है वायु। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है? तो समांगी मिश्रण एक प्रकार का ऐसा मिश्रण है जिस मिश्रण में उसके घटकों का अनुपात नियत होता है अथवा निश्चित होता है, फिक्स होता है। तो हम कह सकते हैं वायु है गैसों का समांगी मिश्रण जिसमें उसके घटकों का अनुपात निश्चित है। दूसरी तरफ क्या है? मंडल। मंडल का अर्थ होता है लेयर अथवा परत। तो वायुमंडल क्या है? हम कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समांगी मिश्रण से निर्मित परत को ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समांगी मिश्रण से निर्मित परत है अथवा लेयर है। अब अगर हम गैसों की बातें करें, क्योंकि यहां पर क्या है? गैसों का समांगी मिश्रण है, तो हम अगर गैसों की बात करना प्रारंभ करें तो यहां पर क्या है? जैसे कि नाइट्रोजन है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाई ऑक्साइड है। ठीक है। इनके साथ साथ वायुमंडल में एक और गैस है जिसे कहते हैं क्या? जलवाष्प, वाटर वेपर है। वायुमंडल में इन गैसों को और भी गैसें हैं जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि आर्गन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इन समस्त गैसों को वायुमंडल की स्थायी गैसें कहते हैं। इनका अनुपात स्थिर होता है। जैसे नाइट्रोजन है, अनुपात फिक्स है 78.08%। ऑक्सीजन है 20.98%। आर्गन है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो इन सभी का क्या है? इन सभी गैसों का हम कह सकते हैं अनुपात निश्चित है। निश्चित अनुपात में ये मिली हुई हैं। इन गैसों को वायुमंडल की स्थायी गैसें कहा जाता है अथवा निश्चित गैसें कहा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? इन्हें कहा जाता है वायुमंडल की स्थायी गैसें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ऐसी गैसें हैं जिनका अनुपात निश्चित होता है। अनुपात निश्चित होता है। यदि कभी इनके अनुपात में परिवर्तन आता है तब ये एक प्रकार की वैश्विक समस्या का कारण बनता है। तो अगर इनके अनुपात में परिवर्तन होगा, अनुपात में परिवर्तन, तब ये वैश्विक समस्या का कारण बनता है। एक प्रकार की वैश्विक समस्या को उत्पन्न करता है, ग्लोबल प्रॉब्लम जनरेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक अपने अनुपात से, निश्चित अनुपात से बढ़ गई तो हम कह सकते हैं कि इसकी मात्रा अगर एक निश्चित अनुपात से बढ़ रही है, इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव बढ़ जाएंगे। एक प्रकार की क्या है? वैश्विक समस्या है। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ वायुमंडल में क्या है? तो वायुमंडल में जलवाष्प भी उपस्थित है। और जलवाष्प क्या है? हम कह सकते हैं वायुमंडल की अस्थायी गैस है।
वायुमंडल की अस्थायी गैस है। हम कह सकते हैं कि यह है वायुमंडल की एक प्रकार से परिवर्तनशील गैस, यानी कि इसके अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। तो यह है क्या? वायुमंडल की एक परिवर्तनशील गैस है, अनुपात में परिवर्तन सामान्य बात है। अगर वायुमंडल में जलवाष्प के अनुपात में परिवर्तन होता है तो यह एक प्रकार से सामान्य बात है, और यह परिवर्तन वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में होने वाला परिवर्तन मौसम परिवर्तन का कारण बनता है। तो इसके मात्रा में जब भी परिवर्तन होता है तो यह क्या है? हम कह सकते हैं मौसम में परिवर्तन का कारण बनता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं इसके बारे में क्या है, इसमें होने वाला परिवर्तन, आप लिख लीजिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, नीचे लिखिएगा आप इसके अनुपात में होने वाला परिवर्तन, अनुपात में होने वाला परिवर्तन मौसम परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस कर लिया कि वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समांगी मिश्रण से निर्मित परत ही वायुमंडल है। निर्मित परत को ही वायुमंडल कहा जाता है। दूसरी तरफ हमने इस बात को भी डिस्कस कर लिया कि वायुमंडल में स्थायी गैसें हैं और परिवर्तनशील गैस भी है। स्थायी गैसें ऐसी गैसें हैं जिनका अनुपात स्थिर होता है, और दूसरी तरफ क्या है? अस्थायी गैस है, अथवा हम कह सकते हैं ऐसी गैस है जिसके अनुपात में परिवर्तन की स्थिति देखने को मिलती है, अनुपात बदलता रहता है, और इनके अनुपात में होने वाला परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया है जो कि मौसम परिवर्तन का कारण बनता है। तो जलवाष्प एक ऐसी गैस है जिसके अनुपात में परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, अब आगे डिस्कशन करते हैं क्या कि अगर मान लीजिए वायुमंडल में वायुमंडल है, और वायुमंडल में जब कभी क्या हो, तो वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन हो, तो वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन हो, तो वायुमंडल में होने वाले जो अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, और इन अल्पकालीन परिवर्तनों का अगर प्रभाव सीमित क्षेत्र पर हो, यानी कि सीमित क्षेत्र पर हो ये परिवर्तन, तो वायुमंडल में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तन, जिन परिवर्तनों का प्रभाव सीमित क्षेत्र पर होता है, ऐसे परिवर्तनों को मौसम कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है मौसम। आप कह सकते हैं कि मौसम क्या है? तो मौसम है वायुमंडल में होने वाला एक अल्पकालीन परिवर्तन जो कि थोड़े समय के लिए निश्चित क्षेत्र पर घटित होता है। मौसम का दीर्घकालीन प्रभाव, मौसम का दीर्घकालीन प्रभाव अगर किसी विस्तृत क्षेत्र से संबंधित हो तब उसे जलवायु कहा जाता है। तो मौसम के ही किसे दीर्घकालीन प्रभाव को, दीर्घकालीन प्रभाव, अगर इस दीर्घकालीन प्रभाव का संबंध किसी विस्तृत क्षेत्र से है, विस्तृत क्षेत्र, तब उसे कहते हैं क्या? जलवायु।
ठीक है, तो यहां पर इंट्रोडक्शन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन के प्रभाव जब सीमित क्षेत्र में एक निश्चित समयावधि के लिए होते हैं तब उसे मौसम कहते हैं। मौसम के दीर्घकालीन प्रभाव को जलवायु कहा जाता है, जिसका संबंध एक विस्तृत क्षेत्र के साथ होता है। आगे मुख्य परीक्षा की क्लास में इसे और डिफाइन करेंगे कि मौसम जलवायु के मध्य में अंतर के कितने बिंदु हो सकते हैं। एवरेज निकालते हैं किसी विस्तृत क्षेत्र के सामान्य मौसमी दशाओं का, कितने साल का एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जलवायु प्रदेश कैसे बनाएंगे। मेंस की क्लासेस होंगी, वहां पर इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन दोनों के अंतरों के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वायुमंडल की, कि वायुमंडल में वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है, हम कह सकते हैं वायुमंडल की जो संरचना है उस संरचना की बात करते हैं। तो वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल को तापीय विशेषताओं के आधार पर, किसके आधार पर, तो ध्यान रहे तापीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। और कैसे करते हैं, क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल, मेसोस्फियर और आयन मंडल, आयनोस्फियर। तो वायुमंडल को तापीय विशेषताओं के आधार पर, मतलब अलग अलग परत में अलग अलग तापीय विशेषताओं की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, और इन तापीय विशेषताओं की स्थितियों के आधार पर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, हम कह सकते हैं बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, और ध्यान दीजिए, प्रत्येक तापीय जनित पेटी, जैसे कि ट्रोपोस्फियर है, जैसे कि स्ट्रेटोस्फियर है, जैसे कि मेसोस्फियर है, दूसरी पेटी से एक बहुत ही पतले संक्रमण क्षेत्र के माध्यम से अलग होती है। इसे सीमा अथवा पॉज कहा जाता है। तो प्रत्येक तापीय जनित पेटी एक दूसरे से अत्यंत पतले संक्रमण क्षेत्र के माध्यम से अलग होती है। इसे सीमा अथवा पॉज कहते हैं। जैसे क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य की जो विभाजक रेखा है, जो मध्य सीमा है, इसे कहा जाता है क्षोभ सीमा। ध्यान रखना है,
ट्रोपोपॉज। प्रत्येक जो ये सीमा है अपने से निचले वाले परत के नाम से जुड़ी होती है, जैसे कि क्षोभ मंडल समताप मंडल के मध्य क्षोभ सीमा ट्रोपोपोज क्षोभ मंडल के नाम से जुड़ी हुई है। समताप मंडल और मध्य मंडल के मध्य जो सीमा है स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोपोज समताप मंडल के नाम से। मध्य मंडल आयन मंडल के मध्य मेसोपोज मध्य मंडल के नाम से। आयन मंडल और बहिर्मंडल के मध्य आयनोस पॉज, इस प्रकार से। और क्या ध्यान रखना है? क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर को, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर को, इन्हें बोलते हैं सममंडल, ठीक है। और दूसरी तरफ आयनोस्फियर और बहिर्मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर को, इसे कहा जाता है थर्मोस्फियर। तो इसे कहते हैं सममंडल अथवा होमोस्फियर। तो इन्हें सम्मिलित रूप से इन तीनों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है होमोस्फियर, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है हेट्रोस्फियर अथवा थर्मोस्फियर। होमोस्फियर का मतलब क्या है? तो होमोस्फियर का मतलब है यहां पर रासायनिक संरचना और संगठन में एक समानता की विशेषता है, लेकिन यहां पर रासायनिक संरचना संगठन में एक समानता की विशेषता नहीं है। और थर्मोस्फियर भी कहते हैं क्योंकि यहां तापमान में अचानक से तीव्र गति से वृद्धि हो जाती है, तो तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए थर्मोस्फियर भी कहते हैं, ठीक। अब इनके संरचनाओं के बारे में हम लोग एक एक परत के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो एक डायग्राम बनाएंगे। मान लिया हमने कि इधर पृथ्वी की सतह का क्षेत्र है, ये है पृथ्वी की सतह। विषुवतरेखीय क्षेत्र है, हम इसे कह सकते हैं 0 डिग्री। इधर हम लोग विषुवतरेखीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं, और इधर हम दिखा रहे हैं 90 डिग्री नॉर्थ अथवा साउथ, हम कह सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्र है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली परत जो है, इस सबसे पहली वायुमंडलीय परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे कह रहे हैं, ये है क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर के आसपास होती है। लगभग 13 किलोमीटर के आसपास औसत ऊंचाई होती है। ध्रुवों के समीप इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर के आसपास, जबकि विषुवतरेखीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर के आसपास होती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि विषुवतरेखीय क्षेत्रों में
वर्ष भर अधिक तापमान का क्षेत्र होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अधिक तापमान का क्षेत्र होता है और इस अधिक तापमान वाले क्षेत्र में हवा गर्म होकर के गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिसे हम कह सकते हैं गर्म वायु का आरोहण होता है। गर्म वायु का जब आरोहण होता है तो अधिक ऊंचाई तक ऊष्मा पहुंच जाती है और क्षोभ सीमा का विस्तार अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो जाता है। यही कारण है कि क्षोभ मंडल का हम कह सकते हैं अधिकतम ऊंचाई कहां पर है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पाई जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसी भी अक्षांशीय प्रदेश में, किसी भी अक्षांशीय क्षेत्र में क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई किस स्थान पर होगी, तब आप कह सकते हैं किसी भी अक्षांशीय प्रदेश में क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई किस समय होगी। अगर इस तरह से प्रश्न आए किस समय होगी, तो आपका जवाब होगा ग्रीष्म ऋतु के समय, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के समय स्थलखंड गर्म होंगे, गर्म होंगे स्थलखंड, ऊष्मा वायु गर्म होगी और गर्म हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ऊष्मा को ऊंचाई तक लेके जाएगी, ऊंचाई तक लेकर जाएगी, यानी कि क्षोभ मंडल का अधिक ऊंचाई तक विस्तार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात को समझते हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घट जाता है, कम हो रहा है। और तापमान कैसे घट रहा है, तो तापमान घटता है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से तापमान घट रहा होता है। इसे कहते हैं सामान्य, यहां लिख देता हूं मैं, इसे कहा जाता है सामान्य ताप ह्रास दर, NLR, नॉर्मल लैप्स रेट भी इसे कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर इसे कहा जाता है, NLR कहा जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब भी घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव घटता चला जाता है। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव घटता जाएगा, गैसों की सघनता कम होती जाएगी, अणु दूर दूर होते जाएंगे, और गैसों की सघनता कम होगी, उनके द्वारा लगने वाला भार कम होता जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कमी आती है क्षोभ मंडल में और दाब में कमी आती है। तो दाब तो प्रत्येक स्थान पर कम होता चला जाता है। तो आगे से इस बात को हमें ध्यान रखना है कि दाब किसी भी परत में जाएंगे तो क्रमशः घटता ही चला जाएगा। फिर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्षोभ मंडल मौसम और जलवायु की दृष्टि से वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम कह सकते हैं मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु की दृष्टि से वायुमंडल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत है। मौसम जलवायु की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया यहीं पर होती है, बादल निर्माण की प्रक्रिया यहीं पर होती है, संघनन की प्रक्रिया यहीं पर होती है। यही ओस, बर्षण, कोहरा, बादल, समस्त चीजें यहीं पर घटित हो रही होती हैं। तो हम कह सकते हैं क्षोभ मंडल मौसम और जलवायु की दृष्टि से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परत है। तो क्षोभ मंडल के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कौन कौन सी हैं। पहली बात की क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है।
विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में संवहन तरंगों का प्रभाव होता है और संवहन तरंगें ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक पहुंचा देती हैं। इस यही कारण है कि क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है। फिर किसी भी अक्षांशीय क्षेत्र की अगर बात करें तो किसी भी अक्षांशीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के समय क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई देखने को मिल सकती है। फिर हम क्या कह रहे हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है और तापमान घटता है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर सामान्य ताप ह्रास दर है। इसके बाद हमने दाब की बात करी। दाब के बाद हम कह सकते हैं कि मौसम जलवायु की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक, दूसरी बात डिस्कस करते हैं। मैं समझ रहा हूं कि ये बातें आप लोगों ने बना ली होंगी, तो इसे हटा देता हूं मैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा ताकि मेरे पास जगह आ जाए। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। तो वायुमंडल की जो दूसरी परत है, इस दूसरी परत को कहते हैं समताप मंडल। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र है। इसे कहते हैं क्या, समताप मंडल। ध्यान रखना है, ये जो परत है जिसे अलग कर रहा है इसे कहते हैं क्या, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग कर रही है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको। समताप मंडल का विस्तार ट्रोपोपॉज से लेकर के कहां तक है, तो स्ट्रेटोपॉज तक है। समताप मंडल का विस्तार ट्रोपोपॉज से लेकर स्ट्रेटोपॉज तक विस्तारित होता है समताप मंडल। वायुमंडल की दूसरी परत है, अधिक महत्वपूर्ण परत है। इस परत में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि की स्थिति देखने को मिलती है। तो समताप मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ता है। तापमान में भी वृद्धि की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो समताप मंडल ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में वृद्धि की स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। अब इस बात को थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि समताप मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में वृद्धि की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, समताप मंडल में अल्ट्रावायलेट विकिरण के बारे में समझते हैं। अल्ट्रावायलेट विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, जिसे कहा जाता है क्या, परावैगनी विकिरण। परावैगनी विकिरण, ये जो परावैगनी विकिरण है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये सूर्य से आने वाला एक प्रकार का विकिरण है। तीन तरह से होता है, अल्ट्रावायलेट ए, दूसरा होता है अल्ट्रावायलेट बी, और एक होता है इसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट सी। जब हम अल्ट्रावायलेट ए से अल्ट्रावायलेट सी की ओर आते हैं तो एनर्जी क्रमशः बढ़ रही होती है। तो अगर ऊर्जा के हिसाब से बात करें, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करें, तो हम कह सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट सी सबसे अधिक, उसके बाद है अल्ट्रावायलेट बी, उसके बाद है अल्ट्रावायलेट ए। ठीक है, तो सबसे अधिक एनर्जी है अल्ट्रावायलेट सी के पास, उसके बाद है अल्ट्रावायलेट बी के पास, और फिर है अल्ट्रावायलेट ए के पास।
इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है हमें। अब देखिए, समताप मंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है। समताप मंडल में ऑक्सीजन ऊंचाई पर आता है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। तो समताप मंडल के पास जाते जाते ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल से सूर्य की अल्ट्रावायलेट विकिरण आती है और ये अल्ट्रावायलेट सी आकर के इस ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ टकरा जाती है। जैसे ही अल्ट्रावायलेट सी इस एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ टकराती है, ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा और टूटने के बाद ऑक्सीजन के 2 एटम मुक्त हो जाते हैं। साथ ही मुक्त होती है एनर्जी बहुत अधिक, जो कि यहां पर हीट को बढ़ा देती है और यहां पर बढ़ने वाली हीट इस क्षेत्र के टेम्परेचर अथवा तापमान को बढ़ा देती है। इस बात को विशेष रूप से समझना है। दूसरी तरफ क्या ध्यान देना है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट सी का तो अवशोषण हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 एटम के रूप में टूट चुका है। अगर आपसे बात की जाए एटम की, क्या है एटम? परमाणु क्या है? हम कह सकते हैं किसी तत्व अथवा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो यह है ऑक्सीजन का एक एटम। इसका नेचर ही है कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो यह किसी न किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा। अब अगर इसे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिल जाए, तब यह ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इस एक एटम से जुड़ करके एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है और यह ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ट्राई ऑक्सीजन कहलाता है। इसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल को, ट्राई ऑक्सीजन को ही ओजोन कहा जाता है। तो यह क्या है? ओजोन का एक मॉलिक्यूल बन गया। अब समताप मंडल में ऑक्सीजन के ब्रेक होने से और अल्ट्रावायलेट सी के एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन के एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, जिसे हम ओजोन कह रहे हैं। अब क्या होता है? तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल है और ओजोन का एक मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट बी के साथ टकराता है। अल्ट्रावायलेट बी इस ओजोन के मॉलिक्यूल से टकराता है। इस क्रम में ओजोन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है O प्लस O में अथवा O प्लस O2 में ब्रेक हो सकता है। ब्रेक होगा, अल्ट्रावायलेट बी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट बी का अवशोषण हो गया और अल्ट्रावायलेट बी के अवशोषण होने के साथ साथ मुक्त हुई एनर्जी ने इस क्षेत्र के हीट और टॉप टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ठीक है, इस प्रोसेस को अच्छे से दिमाग में रखना है क्योंकि आगे हम लोग एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे ओजोन क्षरण और ओजोन क्षरण की प्रक्रिया के बारे में। तो वहीं पर देखेंगे कि इसी से आकर के किस प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अणु जुड़ते हैं और जुड़ करके ओजोन निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ ओजोन का क्षरण भी कर रहे होते हैं। इस पूरी प्रोसेस को, रिएक्शन को हमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाकर के समझना होगा जब हम ओजोन क्षरण टॉपिक पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के हमने क्या देखा? तो हमने इस पूरी प्रोसेस में, जो ये पूरी प्रोसेस हो रही है, इस पूरी प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा? हमने ये देखा कि समताप मंडल है। क्या है?
समताप मंडल, और इस समताप मंडल में ऑक्सीजन और ओजोन दोनों ही, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ कौन, ओजोन, ये दोनों ही मिल करके क्या कर रही हैं, तो दोनों ही मिल करके सूर्य की परावैगिनी विकिरण का अवशोषण कर रही हैं, और इस अवशोषण से क्या हो रहा है, हीट निकल रही है, और ये हीट तापमान को बढ़ा रही है। यही कारण है कि समताप मंडल में ऊंचाई में बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो समताप मंडल में जिस क्षेत्र में ओजोन की अधिकता होती है, ओजोन परत की अधिकता होती है, उस क्षेत्र को ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं अथवा ओजोन मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल मौसम और जलवायु की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मौसम जलवायु से संबंधित सभी घटनाएं तो क्षोभ मंडल में घटित हो जाती हैं, लेकिन समताप मंडल में वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है, क्षैतिज दिशा में हवाएं चलती हैं, और वायु के क्षैतिज प्रवाह होने के कारण ये जो क्षेत्र है जेट स्ट्रीमों या जेट हम कह सकते हैं जेट विमानों के उड़ान के लिए बहुत ही आदर्श स्थितियां होती हैं यहां पर। तो हम क्या कह सकते हैं, समताप मंडल में वायु के क्षैतिज प्रवाह के कारण जेट विमानों के उड़ान के लिए आदर्श स्थितियों का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर का जो क्षेत्र है, जो कि सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र है। अच्छा, समताप मंडल में कुछ विशेष बादल भी पाए जाते हैं। यहां पर जो बादल बनते हैं, इस कभी कभी क्या होता है, इन्हें कहते हैं सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड, ठीक है। होता क्या है कि कभी कभी क्या है, यहां पर बहुत प्रबल संवहन धाराएं चलती हैं, और बहुत प्रबल संवहन धाराएं इसे तोड़कर क्षोभ सीमा को इस क्षेत्र में कुछ मात्रा में आर्द्रता को पहुंचा देती हैं, और जो आर्द्रता यहां पहुंचती है, इस कारण कुछ मात्रा में यहां पर कभी कभी बादल दिखाई देते हैं। इन बादलों को सीरस क्लाउड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। अच्छा, इसके बाद समताप मंडल के ऊपर का जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है मध्यमंडल। तो इसे कहते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल में पुनः ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आनी प्रारंभ हो जाती है। तो मध्यमंडल में पुनः ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी की स्थिति हमें देखने को मिलती है, और हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटोपॉज से लेकर के मेसोपॉज तक मध्यमंडल का विस्तार है। तो स्ट्रेटोपॉज से लेकर के मेसोपॉज तक जाकर के मध्यमंडल का हमें विस्तार देखने को मिलता है। और मध्यमंडल में कभी कभी क्या है, कुछ बादल दिखाई देते हैं, उल्कापिंडों से आने वाले धूल कणों के कारण बन जाते हैं। इन बादलों को कहते हैं निशादीप्त बादल। तो कभी कभी यहां पर कुछ विशेष बादल दिखाई देते हैं, इन बादलों को निशादीप्त बादल कहा जाता है। इनका नाम ध्यान रखिएगा। मध्यमंडल के ऊपर का जो विस्तारित क्षेत्र है, लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कहीं कहीं आपको 600 किलोमीटर भी पढ़ने को मिलेगा। ऊंचाई वगैरह किलोमीटर ध्यान अब नहीं रखना, अब ये ध्यान रखना है कि मेसोस्फीयर से लेकर के आयनोस्फीयर तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल कहते हैं। इस क्षेत्र में पुनः ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। आयन मंडल क्यों कहते हैं? तो आयन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्थान पर सूर्य से आने वाला विकिरण इतना प्रभावशाली होता है कि यहां पर पाए जाने वाले गैसों के अणु आयोनाइज हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं।
आयनीकृत हो जाने के कारण ही इसे आयन मंडल का नाम दिया जाता है। आयन मंडल का हमारे लिए महत्व है विशेष रूप से, क्यों? क्योंकि आयन मंडल एक ऐसी परत है जिसके द्वारा रेडियो विकिरण का परावर्तन कर दिया जाता है। तो पृथ्वी से निष्कासित होने वाले रेडियो विकिरण को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है, और रेडियो विकिरण के परावर्तन के कारण आयन मंडल पृथ्वी पर संचार व्यवस्था को सुगम बनाता है। तो आयन मंडल में क्या हो रहा है? रेडियो तरंग, रेडियो तरंग का परावर्तन कर रहा है आयन मंडल, और आयन मंडल रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है, और वापस परावर्तित करने के कारण पृथ्वी में संचार व्यवस्था को सुगमता से बनाए रखने के लिए आवश्यक है आयन मंडल। आयन मंडल में डी परत, ई परत और एफ परतें होती हैं। तो यहां पर डी परत, ई परत और एफ परत होती है। ये निम्न आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन करती है, और ये दोनों मध्यम और उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का परावर्तन करती हैं। आयन मंडल के बारे में ध्यान रखना है। आयनोस्फीयर के बाहर वायुमंडल अत्यंत विरल होता है, और उसके बाद बाह्य अंतरिक्ष का विकास हो जाता है। आयनोस्फीयर के बाहर का जो भी क्षेत्र है इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये बाह्य वायुमंडल है, अत्यंत विरल होता है। तो अत्यंत विरल बाह्य वायुमंडल होता है, जिसके पश्चात बाह्य अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने वायुमंडल, मौसम जलवायु सामान्य संकल्पना, और फिर हम कह सकते हैं वायुमंडल की संरचना से संबंधित इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में टेम्परेचर टॉपिक डिस्कस करेंगे, तापमान के बारे में बात करेंगे। तो तापमान थोड़ा पढ़ के आइएगा इन साइंस, तो विज्ञान की किताबों में पढ़िएगा तापमान क्या होता है। कल की क्लास में डिटेल में आगे बात करेंगे हम लोग। थैंक यू, कल मिलते हैं।